हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी सर एंड मैम। तो दोस्तों, हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं दी हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस विद बेसिक के इस कोर्स को, जो कि आज तारीख है 11 फ़रवरी 2023 से हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं पिछले कुछ सालों से, बहुत सालों से, 2-3 सालों से मैं दी हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस करता हुआ भी चला आ रहा हूं। अगर आप हमसे रूबरू होंगे तो सर एंड मैम, तो ये कोर्स मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और आप इसी के साथ आप मेरे बारे में और जान सकते हो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जो कि दी हिंदू में आए हुए हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सर एंड मैम। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मेरे बारे में जान सकते हो अबाउट मी दोस्तों। तो अबाउट मी में आप यहाँ पर जान सकते हो मेरा नाम सत्यम श्रीवास्तव है और ये मेरी आप कुछ उपलब्धियां आप कह सकते हो या कुछ आप मेरे बारे में आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ पे 3 इयर्स लिखा हुआ है, लेकिन 3 इयर्स मुझे ज़्यादा हो गए हैं ऑनलाइन टीचिंग करते हुए सर एंड मैम। ठीक है, और आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे सर्च करके सत्यम श्रीवास्तव दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर दोस्तों। ठीक है, सो 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक जो हमारा है वो है जीएस पेपर 2 से संबंधित है दोस्तों, आपके इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक है। मैं आपको यहाँ पर पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में बता दूं कि इस कोर्स की खासियत क्या है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आज से ये पहला कोर्स लॉन्च हो रहा है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस कोर्स की खासियत ये है कि इसमें आपको दी हिंदू, क्योंकि न्यूज़ तो हमें पढ़ना रहता है, हमें न्यूज़ को रटना नहीं है। वो जो फालतू की चीज़ें जो न्यूज़ में होती है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम न्यूज़ को तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन उसके एक एक जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक हैं, उसको क्लियर करते हुए चलेंगे दोस्तों। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताते हुए साथ साथ चलूंगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है हमारा जीएस पेपर 2 से संबंधित है, जो कि है सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर सेबी रिस्पॉन्स ओवर अडानी स्टॉक फेल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो इस समय जो चर्चाएं चल रही हैं अडानी ग्रुप को लेकर के, तो कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए केंद्र व सेबी से राय मांगी है दोस्तों। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में है। तो ये न्यूज़ उतना ज़्यादा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है? तो वो इम्पोर्टेंट है आपका कि इसमें 2 टर्म यूज़ हुए हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा यूज़ हुआ है सेबी वर्ड, हमारा यूज हुआ है सेबी वर्ड यूज़ हुआ है दोस्तों। ठीक है, 1 सेकंड में अपना हाईलाइटर थोड़ा सा मैं यहाँ पर ले लूँ। ठीक है, 1 मिनट का आपने टाइम दीजिएगा। चलिए, चलिए। यहाँ पर जो एक टर्म यूज हुआ है सेबी, अर्थात कि द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेबी क्या है, क्योंकि यूपीएससी ने सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीलिम्स में बहुत बार पूछे हैं। अगर आप पिछले प्रश्न पत्रों को उठाकर देखेंगे तो बढ़ते हैं। और ये न्यूज़ आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, बट ये न्यूज़ आपके कोई काम की नहीं है, कोई काम की ये न्यूज़ आपकी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे फिर हमारा है सेबी के बारे में दोस्तों। ठीक है, सेबी के बारे में। ये रहा हमारा पूरा का पूरा सेबी। ये आपका प्रीलिम्स बूस्टर काम करेगा, बेसिक, ये आपका बेसिक होता है। तो बेसिक में क्या पढ़ना है हमें? तो पहला जो पॉइंट यहाँ पर है दोस्तों, पहला पॉइंट जो यहाँ पर है वो है कि सेबी इज ए स्टेचुरी बॉडी दोस्तों। सेबी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो सेबी जो हमारा है वो एक स्टेचुरी बॉडी है, जो कि इस्टेब्लिश ऑन अप्रैल 12 1992 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो ये आपको एक्ट भी याद में रखना है, 1992 के तहत इस सेबी की स्थापना
स्थापना की गई थी। द बेसिक फंक्शन क्या है दोस्तों इसके दोस्तों, तो बेसिक फंक्शन इसका जो होता है वो होता है एक प्रकार से इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज एंड प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। तो क्या करना है, इसका काम है कि प्रमोट करना हमारे इन्वेस्टर्स को और उनकी सुरक्षा भी करना, उनको रेगुलेट करना भी हमारा सिक्योरिटी का ही सेबी का ही हमारा ये काम होता है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें तो बिफोर सेबी केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो इससे पहले क्या था दोस्तों, इससे पहले जो एक हमारा होता था वो था कंट्रोल एक्ट था 1947 का। सेबी से पहले कौन सा एक्ट काम वर्क में था, कंट्रोल एक्ट 1947 का। फिर इसको क्या किया गया, फिर इसको दोस्तों 1988 में यहाँ पर सेबी को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया यहाँ पर, और किसके लिए किया गया था, द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया अंडर ए रेजुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। इनिशियली सेबी वाज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी विदाउट एनी स्टैट्यूटरी पावर दोस्तों, इट बिकम ऑटोनोमस एंड गिवन स्टैट्यूटरी पावर बाय सेबी एक्ट 1992। तो आपसे प्रिलिम्स में ऐसे पूछागा कि सेबी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सेबी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ऐसे करके आपको यहाँ पर पूछ लेगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो हमारा मुंबई में लोकेटेड है, और इसके रीजनल ब्रांच भी है दोस्तों कहाँ कहाँ पर, तो वो हमारा है अहमदाबाद में है, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है दोस्तों। तो आप इसे रीजनल ब्रांच को भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जीएस पेपर 2 से ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो जीएस पेपर 2 से ये रिलेटेड है हमारा ये टॉपिक। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि नो टाइमलाइन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ जजेस किरण रिजिजू। तो यहाँ पर जो जजेस के जो ट्रांसफर है उससे रिलेटेड यहाँ पर किरण रिजिजू ने यहाँ पर कुछ चीज़ें कही हैं कि यहाँ पर कोई टाइमलाइन अभी यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो उसको लेते हुए चलेंगे दोस्तों। तो ये आपके जीएस पेपर 2 से संबंधित है। अब यहां पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या कहा गया। तो यहां पर जो days after the Supreme Court expressed displeasure over central delay in clearing recommendation for transfer of High Court judges, Law Ministry reduced on Friday informed the Lok Sabha that proposal for transfer of 10 High Court judges are under various stages of प्रोसेसिंग दोस्तों। तो यहाँ पर अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आखिर जो मेमोरेंडम आप जो प्रोसीजर है ये होता क्या है, हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही आपका बेसिक होता है सर एंड मैम। तो उसको देखते हुए चलेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर दोस्तों, ये आपका बेसिक है दोस्तों, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 6 महीने की समयावधि तय की है जिनके नाम पर सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम, उच्च न्यायालय और सरकार ने सहमति व्यक्त की है। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर आप बेसिकली ऐसा जानिए कि ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के बीच में, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है ये इन्वॉल्व हुआ था बेस्ड ऑन 3 जो जजमेंट था, यानी कि फर्स्ट जजमेंट जो केस था 1981 का, सेकेंड जजेस जो केस था वो 1993 का, और थर्ड जजेस केस था 1998 का। उसके बाद ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया था। और ये क्या करता है दोस्तों, ये करता है कि इट कंटेन्स ए सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर मेकिंग अपॉइंटमेंट टू दी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस दोस्तों, ठीक है। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का जो ये वर्ड है ये कहीं भी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, और इसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं कि आप कितने दिन में जजेस की नियुक्ति करोगे। तो इसी के लिए जो हमारा जो जुडिशरी है और जो हमारा जो गवर्नमेंट के बीच ये यहाँ पर आए दिन ये इशू होते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें ये भी कहा गया है कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार एक पद रिक्त होने के कम से कम 6 महीने पहले नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर प्रारंभ की जानी चाहिए, तथा उसके बाद यहाँ पर 6 सप्ताह का समय राज्य द्वारा केंद्रीय कानून मंत्री को सिफारिश भेजने के लिए यहाँ पर निर्दिष्ट किया गया है।
ठीक है। तो ये एक बार कोलिजियम द्वारा नामों की मंजूरी जब दे दी जाती है तो कानून मंत्रालय को इसे 30 सप्ताह में प्रधानमंत्री को सिफारिश के लिए भेजना होता है दोस्तों। तो यही एक प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या है तो आपको यही बताना है कि ये एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के बीच में ये एक एग्रीमेंट है जो कि जजेस को लेकर के ये एक कॉन्सेप्ट है। और ये तीन जजेस ये जो थ्री सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया गया था, फर्स्ट जजेस केस जिसे कहते हैं 1981 का, द सेकेंड जजेस केस कहते हैं 1993 का, और थर्ड जजेस केस जो है 1998 का, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को यहां पर लाया गया था दोस्तों। ठीक है, चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है उसको समझते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक अब होता है, तो आगे जो टॉपिक है हमारा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ 2 वंदे भारत ट्रेन्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कितनी ट्रेन चलाई गई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर जो वंदे भारत जो ट्रेन है उसकी क्या खूबी है, वो है क्या चीज़, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है सर एंड मैम। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स बूस्टर का काम करेंगे। मैंने कहा था कि मैं बेसिक क्लियर करते हुए चलूंगा। ये पूरी की पूरी न्यूज़ आपके कोई भी काम की नहीं है और ये आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस है क्या दोस्तों। ठीक है, तो उसी को लेकर के हम लोग आगे चलते हैं। तो यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड व स्वचालित ट्रेन है जिसे गति तथा यात्री सुविधा के मामले में राजधानी ट्रेनों की शुरुआत के बाद भारतीय रेलवे के अगले कदम के रूप में देखा जाता है। पहली जो वंदे भारत जो ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईएफसी चेन्नई के द्वारा किया गया है दोस्तों। ठीक है, और ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत किया गया है। और वंदे भारत जो अलग लोकोमोटिव द्वारा संचालित यात्री कोचों की पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में जो ये ट्रेन सेट टेक्निक पर ये काम करती है दोस्तों। ठीक है, ये कौन सी टेक्निक इसमें यूज की गई है, तो इसमें ट्रेन सेट टेक्निक इसमें यूज किया गया है और ये भारत का पहला प्रयास भी है इस क्षेत्र की ओर। हालांकि यहाँ पर ट्रेन सेट जो कॉन्फ़िगरेशन एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसे बनाए रखना आसान है और यह कम ऊर्जा खपत के साथ ट्रेन में संचालन में अधिक लचीली, तो ये एनर्जी भी एक प्रकार से कम लेती है सर एंड मैम। ठीक है, सो इसमें एक पॉइंट रह गया आई थिंक, हाँ ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अब इसमें क्या है कि इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड जो ट्रांजैक्शन पावर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है और ये तेज गति से ये चलता है, लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये यहाँ पर चलती है। ठीक है, जिससे जो यात्रा का जो समय है वो 25% से 45% वो आपका कम हो जाएगा। इससे अच्छी बात क्या है, इसमें बेहतर ऊर्जा और दक्षता है तो विद्युत के साथ एक यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम भी है जिससे यह लागत, ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल भी है दोस्तों। ठीक है, तो ये था वंदे भारत के बारे में आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दिया गया था दी हिंदू में कि यहाँ पर एक जो विंटर्स जो गेम है उसके लिए यहाँ पर एक विंटर्स गेम को लेकर के जो कि ओलंपिक जो ड्रीम है इंडिया का, वो इंडिया यहाँ पर प्रयास कर रहा है। और जो खेलो इंडिया का जो थर्ड यहाँ पर सीजन है उसी के तहत ये जो विंटर गेम्स है उसकी शुरुआत की गई है गुलमर्ग में। आप यहाँ पर देख सकते हो गुलमर्ग में विंटर जो गेम होता है वो बेसिकली ये इन्हीं एरियाज में होते हैं, जैसे कि बर्फ एरियाज हो गया, गुलमर्ग हो गया, ठीक है, कश्मीर हो गया। तो यहाँ पर यानी कि बर्फों पे ये खेला जाता है। ठीक है, और इस जो विंटर गेम्स में इंडिया का जो प्रदर्शन है ओलंपिक में वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों, इसीलिए इंडिया और भी इस क्षेत्र की ओर प्रयास कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हमारा है एक बहुत ही आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो है दोस्तों क्या है, वो है हमारा दोस्तों लिथियम को लेकर के। ये एक दो दिन से चर्चाएं में चल रही हैं। तो लिथियम को लेकर के ये जीएस पेपर 1 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 1 के लिए। और इसमें कहा गया है कि डिस्कवरी ऑफ लिथियम डिपॉजिट इन जम्मू कश्मीर ए कट डाउन इंपोर्ट नीड। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लिथियम को डिस्कवर किया गया है पहली बार, और जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर दोस्तों, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर इससे खोजा गया है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लिथियम के बारे में पढ़ना, लिथियम और भारत
को लेकर के कनेक्ट करना, इन सारी चीज़ों को हम पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया हैड डिस्कवर्ड लिथियम इन्फ्रारेड रिसोर्सेज इन दी टन ऑफ 5.9 मिलियन टन इन दी साला हेरमना एरिया ऑफ रेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो सलाल, ठीक है, सॉरी गाइस, सलाल नहीं है, ठीक है, सलाल हैमाना एरिया ऑफ रियाज डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में जो ये लोकेटेड एक विलेज है, वहाँ पर इसे यहाँ पर खोजा गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर खोदा गया है। अब इसी के साथ अगर बात करें तो अब ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो लिथियम है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो क्या है कि दी डिस्कवरी ऑफ 5.9 जो टन्स ऑफ लिथियम डिपॉजिट किया गया है जम्मू कश्मीर में, ये फर्स्ट फॉर इंडिया वुड रिड्यूस द नीड फॉर इंपोर्ट एंड इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफिशियल इन द यूटी दोस्तों। तो अब इससे होगा क्या दोस्तों, इससे होगा ये दोस्तों कि जो इंडिया है वो जो इम्पोर्ट है यहाँ पर, और जो इससे जो रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें लोगों को अब और ज़्यादा रोजगार मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ पर लिथियम की खोज हुई है तो यहाँ पर अब बहुत सारे जो ह्यूमंस वर्कर्स है उनको यहाँ पर लगाया जाएगा, यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट होगा, तो इससे जो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी हमारा यहाँ पर जनरेट होगा और इम्प्रूव होगा दोस्तों, ठीक है। अगर वही बात करें तो चिले जो है, चिली जो आप मैप में देखेगा, जो चिली जो कंट्री है चिले, वो लार्जेस्ट लिथियम रिजर्वर है इन दी वर्ल्ड दोस्तों, ठीक है। तो इससे पहले हम डिस्कस करेंगे लिथियम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि लिथियम आखिर होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो लिथियम एक तत्व है और प्रकृति में दो खनिजों यानी कि स्पोडियूमिन एवं लेपिडोलाइट में पर्याप्त रूप से सांद्रित होता है। वे आमतौर पर विशेष चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हो, ये विशेष तौर पर चट्टानों में पाए जाते हैं जिन्हें दुर्लभ और ग्रीसेंस कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो लिथियम हमारा एक तत्व है दोस्तों और ये प्रकृति में दो खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक एजेंसी ने लिथियम को उच्च श्रेणी के रूप में वर्णित किया क्योंकि यह 1 से 13% ऑक्साइड सामग्री के साथ पाया जाता है। तो इसमें ऑक्साइड कितना होता है, 1 से 13%। आमतौर पर अन्वेषण 0.4% के निचले स्तर पर शुरू होता है, ठीक है। और इसी के अगर हम बात करें कि इसकी खासियत क्या है दोस्तों, ठीक है, इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, लिथियम को हम इतना ज़्यादा क्यों यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिथियम का जो उपयोग है दोस्तों, लिथियम का उपयोग मोबाइल फोन में आपके जो बैटरीज होती है उसमें, लैपटॉप होता है, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। जो आपके सेलफोन में जो बैटरी लगी है वो भी लिथियम की है, जो आपके लैपटॉप में जो बैटरी लगी हुई है वो भी आपकी लिथियम की ही है। तो लिथियम का उपयोग कुछ गैर रिचार्जेबल बैटरियों में हृदय पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों जैसे चीजों के लिए भी किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जो बैटरी के ये विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि आप लिथियम बैटरी में यूज़ करते हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रिक वाहन जो ई रिक्शा है उसमें आपका ये यूज़ होता है। तो ये बहुत सारे जो इसके यूजेस हैं, प्रयोग हैं, जो कि यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में लिथियम का क्या यहाँ पर रोल है, तो वो भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो भारत में लिथियम का क्या रोल है उसको भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो परमाणु खनिज निदेशालय जो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के तहत जो आता है, ठीक है, उसने हाल ही में एक सर्वेक्षण किया एक छोटे से हिस्से में, और उन्होंने अनुमान लगाया कि 14,000 यहाँ पर जो 14,000 टन के लगभग के लिथियम भंडार की उपस्थिति का अनुमान लगाया है दोस्तों। साथ ही भारत की पहली जो लिथियम भंडार साइट भी मिली है, कहाँ पर मिली थी, दक्षिणी कर्नाटक में पहली बार इसे यहाँ पर देखा गया था पहली बार। और लिथियम के आयात को कम करने के लिए भारत ने अब तक विभिन्न सारे कदम भी उठाए हैं, जैसे कि भारत ने क्या किया है, भारत ने आयातित लिथियम पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए स्थानीय इलेक्ट्रिक वाहनों अर्थात के उद्योग के विकास को गति देने के लिए एक मल्टी मॉडल रणनीति या मल्टी मॉडल स्ट्रेटजी अपनाई है दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ एक राज्य द्वारा संचालित खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड विदेशों में लिथियम और कोबाल्ट खाद्यान्नों के जो अधिग्रहण के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलोविया में प्रशासन
प्रशासन के साथ मिलकर भी ये काम कर रही है। और इन देशों में क्या है कि यहाँ पर लिथियम बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है इन देशों में दोस्तों, ठीक है। भारत द्वारा शहरी खनन पर भी कार्य किया जा रहा है, तो ये भी है थोड़ा सा एक इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये लिथियम हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट हो भी जाता है। और दोस्तों हिंदी के न्यूज़पेपर में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आया था। तो आप अगर दैनिक जागरण नेशनल एडिशन अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा टॉपिक ये यहाँ पर दिया गया था, जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने लगा दिया है। अगर आपने दी हिंदू में अगर आपने मिस कर दिया है दी हिंदू में, तो आप तो आप दी हिंदू वाले जो हिंदी का जो आप आता है उसमें आप इसे पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कहा गया है, तो जो 36% जो यहाँ पर जो ग्रेनाइट है दोस्तों, 36% जो ग्रेनाइट है वो मिलता है जम्मू कश्मीर में। जिप्सम का भंडार जम्मू कश्मीर में 14% का है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम और बात करें तो यहाँ पर हाँ ठीक है, तो मैंने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप इसे देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है लास्ट है कि वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पर एक सुंदरवन वर्ल्ड फेस्टिवल को लेकर के है। तो ये आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि वहाँ पे कौन कौन से बर्ड्स हैं 145 स्पीसीज, जो ये आपको याद नहीं रखना है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान में ये रखना है कि सुंदरवन के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, सुंदरवन फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। तो सुंदरवन जैसे कि आप लोग जानते हो कि सुंदरबन जो हमारा ये हमारा पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ की खासियत भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सुंदरवन भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको अपने आप से थोड़ा सा गूगल करके आप देखिएगा, क्योंकि समय यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास कम है, ठीक है। और आज से मैं पहला कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ दी हिंदू डेली न्यूज़ एनालिसिस को। ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इंग्लिश को उनको पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो मैं उनको यहाँ पर उनको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, उसका बेसिक में आपको लेकर आता हूँ कि जैसे कि मैंने लिथियम के बारे में पढ़ा, तो लिथियम होता क्या है ये हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी के साथ हमने पढ़ा था कि वंदे भारत, तो वंदे भारत ये नहीं पूछेगा कि आपकी कितनी ट्रेनें चली या क्या हुआ, वंदे भारत एक्सप्रेस की विशेषताएं क्या है, कौन सी टेक्निक यूज़ की है, आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाएगी, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि जो MOP है, मोमेंडम ऑफ प्रोसीजर है, वो क्या होता है, ठीक है। GS पेपर 2 सेबी के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको सारे टॉपिक आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, मैं शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सर एंड मैम, ठीक है। तो मिलते अपने कल के फिर नेक्स्ट लेसन में इसी टाइम पर दोस्तों। आपका जो लेसन है वो आपको 10 से 11 के बीच में मिल जाएगा। आज थोड़ा सा लेट हुआ है, बट कल से आपको 10 से 11 के बीच में डेली न्यूज एनालिसिस आपको डेली तौर पर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल। बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।